अब भारत में दलितों की राजनीति दलितों के हितों के लिए नहीं रही। आज की तारीख में दलित नेता दलितों को बहला फुसलाकर उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनसे वोट ऐंठते हैं और फिर उन्हीं दलितों को दरकिनार कर अपने फायदे वाली सियासत चमकाते हैं। दलितों से वोट लेने के लिए वे तुष्टीकरण नीति पर अमल करते हैं और उन्हीं के बलबूते पर बाहुबली नेता बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार से मुंह फेर लेते हैं। कोई 90% मामलों में यह वहम पालना बिल्कुल जायज़ नहीं है कि कोई दलित नेता सांसद या विधायक बनकर दलितों के लिए कार्य करेगा। हाल ही में दलितों का नरसंहार हुआ है, जबकि हिंदुस्तान के एक भी दलित नेता ने उस घटना के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठाई है। दलित नेता के बाहुबली बनने के बाद गिरगिट की तरह उसके रंग बदलने के परिप्रेक्ष्य में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी का शीर्षक है सियासतदारी में हमशक्ल होने के मायने। सियासतदारी में हमशक्ल होने के मायने। करिश्माओं की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम सबसे अव्वल है। ऐसे तमाम वाकयात में यह पता चलता है कि यहाँ इंसान मरकर न केवल दोबारा जन्म लेता है, बल्कि वह पैदा होने के कुछ समय बाद ही अपने पिछले जन्म की घटनाओं के बारे में तफ्तीश से ब्यौरा भी देने लगता है। यदि वह खुदा न खास्ता मरकर दोबारा पैदा नहीं हुआ तो वह भूत प्रेत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ऐसे ऐसे चमत्कार करने लगता है कि भोले भाले लोग आश्चर्य के समंदर में गोते लगाने लगते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी आदमी की सरेआम चश्मदीद मौत के कुछ समय बाद वह अलग अलग स्थानों पर बार बार देखा जाता है। अगर ऐसा आदमी कोई बड़ी शख्सियत निकला तो अखबारों में उसके बारे में ऐसे चमत्कारिक ब्यौरे छपते हैं कि उन्हें पढ़ने सुनने वाले लोग सारी गपोड़बाजी को वैज्ञानिक तार्किक आधार पर खरा तौलने की कवायद में जुट जाते हैं। अब इस हिंदुस्तान में ऐसी बातों में दिलचस्पी लेने वालों की तादाद भी कोई कम नहीं है। निरे अंगूठा छाप लोग तो ऐसी घटनाओं की चर्चा में चटखारे ले लेकर शिरकत करते ही हैं। काफ़ी पढ़े लिखे और ऊंचे ओहदों पर तैनात अफसर बाबू भी अपने महत्वपूर्ण कार्यों के बीच यार दोस्तों में ऐसे मुद्दों को बार बार छेड़कर अपनी पुख्ता जनरल नॉलेज का झंडा गाड़ने में कोई गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ते। इस तरह देखा जाए तो लोगों की जनरल नॉलेज डी.आर. मेहता के बारे में भी कुछ कम नहीं है। बताया जाता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है और वह घटित महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कुछ सालों में ही इस तरह भूल जाती है कि बार बार याद दिलाने पर भी उसके भेजे में कुछ भी नहीं समाता। लेकिन कोई दशक भर बाद जब डी.आर. मेहता को राजधानी में देखे जाने के बारे में अफवाहों ने लोगों की याददाश्त पर दस्तक देना शुरू किया तो उन्होंने अपने कान के कपाट पूरी तरह खोल डाले। अंबेडकर गांव से अंबेडकर नगर में तब्दील हो चुके इलाके की लगभग 1 लाख जनता में इस भाषा भाषी का बाजार मुनासिब टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा गर्म है कि डी.आर. मेहता धानीराम मिसिर का हूबहू हमशक्ल है, जो अंबेडकर गांव की नींव डालकर देश भर में इसका अंबेडकर नगर के रूप में अस्मिता बोध कराने का सूत्रधार बने थे। सत्यार्थी स्वामी जी के कान भी खड़े हो गए। वह खुद से ही भुनभुनाने लगे, ई साला मिसिर का भूत अपने आसपास कब तक मंडराता रहेगा। हरामी के पिल्ले को 2-2 बार सपरिवार उसी के घर में अग्नि देवता की खुराक बनाने की कोशिश की गई। चलो, पहली बार तो वह किसी तरह अपने बमरौली गांव में बच गया, पर दूसरी बार उसके बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम लोगों ने तो उसके और उसकी बीवी बच्चों के जलते हुए शरीर से ही अपना जिस्म सेका था। तब अंबेडकर गांव का बच्चा बच्चा उसके खाक में मिलने का गवाह है। यह जरूर लोगों का वहम होगा। भुनभुनाते हुए उन्होंने जैसे ही अपना सिर उठाया और अपने सामने ब्रजभूषण को खड़ा देखा तो वे एकदम से सकपका गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरजू ने उनकी भुड़भुड़ाहट सुन ली हो। वह ब्रजभूषण को उसके बचपन के नाम बिरजू से ही संबोधित करते रहे। सत्यार्थी जी इस बात में तनिक भी संशय नहीं है कि डी.आर. मेहता धानीराम मिसिर का
डुप्लीकेट है। आप देखेंगे तो आप भी बड़े फेर में पड़ जाएंगे। हम तो उससे बदकहियाए के भी आ चुके हैं। चेहरा मोहरा डील डॉल बातचीत में भी वो धनीराम मिसिर का अवतार लगता है। ब्रजभूषण ने सचमुच उसकी भुनभुनाहट सुनकर ही प्रतिक्रिया की थी। सत्यार्थी जी अपने कान में पूरी कानी उंगली डालकर खुजलाते हुए बड़बड़ाने लगे। बिरजू, इस दफे जब हम दिल्ली जाएंगे तो उस डी.आर. मेहता नामक शख्स से मिलने की जुगत जरूर करेंगे, लेकिन ये तो तय मान लो कि धनीराम मिसिर नाम का जीव अब इस धरती पर है ही नहीं। पर सत्यार्थी जी की नींद तो हराम हो चुकी थी। सारी रात वह करवटें बदलते रहे। सुबह जब जगे तो उनकी आंखें नींद पूरी न होने के कारण पनीली होकर कड़वा रही थी। उन्होंने ड्राइवर ठाकुर कनखजूरा को लगभग दहाड़ते हुए बुलाया। अरे ओ कनुआ पांडे, चल दातुन कुल्ला चाय पान करके गाड़ी तैयार कर दे। तब गाड़ी से उतरकर विधान परिषद की सीढ़ियां चढ़ते समय भी उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को डी.आर. मेहता के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। उस रहस्य के बारे में उनकी बढ़ती हुई जिज्ञासा ने उनके सब्र की बांध तोड़ डाली, और जैसे ही वह अपने चैम्बर में दाखिल होकर अपनी सीट पर विराजमान हुए, उन्होंने तत्काल कॉल बेल बजाकर अपने निजी सचिव श्रीवास्तव को तलब कर लिया। निजी सचिव ने सामने कुर्सी पर बैठते हुए उनके माथे पर पड़े हुए बल को ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर अपनी नज़र टिका दी। मंत्री जी, कोई अर्जेंट मीटिंग में जाना है क्या? श्रीवास्तव को लगा कि शायद हेडक्वार्टर से मंत्री जी के पास हाई कमान का सीधे पर्सनल फोन के जरिए कोई फरमान आया होगा जिसके बारे में उसे जानकारी न हो, क्योंकि सत्यार्थी जी ने आते ही उसे बुला लिया था। पर सत्यार्थी जी ने नकारात्मक में सिर हिलाया और आंखें मिचमिचाते हुए पूछा, श्रीवास्तव, ये बताना कि क्या अभी पार्टी का कोई ज़रूरी कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला है? श्रीवास्तव को अपना गंजा सिर खुजलाते हुए अचानक कुछ याद आ गया। हाँ मंत्री जी, सुबह हेडक्वार्टर से फ़ोन आया था और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट ने आपको परसों ही एक रैली में शिरकत करने राजधानी तलब किया है। चुनाव आयोग का प्रतिबंध लागू होने से पहले पार्टी की यह अहम रैली होगी जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे, आप भी। सत्यार्थी जी मुस्कुरा उठे। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो आज शाम की किसी फ्लाइट से दिल्ली के लिए मेरा टिकट बुक करा दो। श्रीवास्तव को आश्चर्य हुआ कि मंत्री जी कल शाम को निकलकर परसों हाई कमान से मिलने के बजाय आज ही दिल्ली क्यों पहुंचना चाहते हैं। उसने दबी आवाज़ में कहा, लेकिन सर, आज और कल आपकी 4 जरूरी मीटिंग भी है। मैंने मीटिंग में आपके उपस्थित होने के बारे में हामी भी भर दी है। बहरहाल एक मीटिंग तो बहुत ज़रूरी है, गन्ना किसानों के साथ। अगर गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों से आपने बात नहीं की और उनकी मांगों पर आपने कोई निर्णय नहीं लिया तो सारे किसान हड़ताल और आंदोलन पर आमादा हो जाएंगे। पूरे राज्य में दंगा फसाद हो जाएगा। देखिए, हालात पहले ही बहुत बिगड़ चुके हैं। दर्जन भर किसान तो पिछले सप्ताह ही आत्महत्या कर चुके हैं। दर्जन भर किसान आत्महत्या कर चुके हैं और 10 दर्जन कल आत्महत्या करेंगे तो उन्हें करने दो, हमारा क्या जाता है। आत्महत्या करना उनका जरूरी काम है और हमारा जरूरी काम है हाई कमान को खुश रखना। सत्यार्थी जी अफसराना अंदाज में बोले। लेकिन सर, आप आज के बजाय कल चले जाएं तो आप मीटिंग से भी बखूबी निपट लेंगे। बहरहाल उस मीटिंग के बारे में हाई कमान जब कुछ पूछेंगे तो आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। श्रीवास्तव का चेहरा गंभीर हो गया। देखो, जो हम करने जा रहे हैं वही हाई कमान की नीति है। किसानों की आत्महत्या का मुद्दा सेंटर का है। जब केंद्र ही आंखों पर पट्टी बांधकर और कान में रुई डालकर बेखबर सो रहा है तो हम स्टेट वाले क्या कर सकते हैं। पर सर, इससे आपकी लोकप्रियता में गिरावट आएगी। किसान तो राज्य सरकार को दोषी मानते हैं। श्रीवास्तव जबान जदगी से बाज आने वाला नहीं था, इसलिए सत्यार्थी जी की भौहें तन गई। देखो, कल मैं दिल्ली दूरदर्शन पर मीडिया के सवालों से भी रूबरू होने जा रहा हूँ। मैं वहाँ सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। दरअसल हमारी पार्टी तो चाहती ही है कि किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या करें, जिसका सियासी फायदा हमें मिलेगा।
अगले साल चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में आएगी तो हम सारा दोष केंद्र पर मढ़ देंगे। बहरहाल चुनाव से ठीक हफ्ते भर पहले केंद्र की इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की असफलता का देश में ढिंढोरा पीटकर किसानों के खैर ख्वाह बन जाएंगे। बट सर, वह असमंजस में हकला कर रह गया। देखो श्रीवास्तव, ऐसे इफ पट से सियासत नहीं चलती। यह चलती है सियासी दांव पेच से, न कि तुम्हारे फाइलों में कलम खींचने से। तुम भले ही आईएएस अफसर हो, लेकिन तुम्हारी अक्ल हमारे जूते के तलवे के नीचे ही रहती है। बस मैं जो कहता हूँ वही करो। जाओ और आज की शाम की फ्लाइट का मेरा टिकट बुक कराओ, और हाँ, मेरे काम में कम दखलंदाजी किया करो। श्रीवास्तव के जाने के बाद सत्यार्थी जी ने अपना माथा पीटा। इन बाबुओं की जात ने फिजूल में मगजमारी करने का ठेका ले रखा है। मिडिल क्लास के ये ढकोसले बाज बाबू, उफ। सत्यार्थी जी ने उसे भद्दी सी माँ बहन की गाली दी, फिर अपनी स्टेनो को बुलाकर उससे पानी मंगवाया और पानी की एक ठंडी घूंट हलक से नीचे उतारते हुए बोल उठे, देखती हो ना हेमा मालिनी, ये अफसर किस तरह से नेताओं का भेजा खाकर उनका जीना हराम कर देते हैं। वह मुस्कुराई। सर, यह श्रीवास्तव नाम का सिरचिड़ा अफसर कुछ ज़्यादा ही बड़बोला हो गया है। माननीय मंत्री जी से कैसे बात करनी चाहिए इसकी भी तमीज़ नहीं है इसे। मुझे भी बार बार बुलाकर मेरे काम में नुक्स निकालता रहता है। मैं तो कहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब से कहकर इसका ट्रांसफ़र कहीं अंटापुर में करा दीजिए, जहाँ इसकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो जाए। सत्यार्थी जी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम औरतों के दिमाग में ही ऐसी तबाहकुन बातें कैसे आ जाती हैं शातिर बेबी। चलो मैं चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर उसे सीने में भींचते हुए जोर से दबाया, और जैसे ही उसके मुंह से अपना मुंह सटाया वह फुंफुना उठे। हेमा रानी, जब पास आया करो तो मुंह में इलायची दबा लिया करो। हमें औरतों के मुंह की बात अच्छी नहीं लगती। सत्यार्थी जी अपनी स्टेनो हेमा से जब श्रीवास्तव की आलोचना करते हैं तो उसे हेमा मालिनी कहकर ही पुकारते हैं, और जब उसकी कोई सलाह पसंद आ जाती है तो उसे शातिर बेबी पुकारते हैं। उसी दिन रात के कोई 10 बजे सत्यार्थी जी ने हाई कमान के चैम्बर में अपनी मौजूदगी दर्ज की तो उन्होंने हाई कमान को किसी ऐसे शख्स से गुफ्तगू करते हुए पाया जिसका बातचीत करने का अंदाज, हाव भाव और हुलिया सब कुछ इतना जाना पहचाना सा लगा कि वे अपने अतीत के बीहड़ जंगल में उस व्यक्ति को ढूंढते हुए खो से गए। आखिर इस आदमी से कहाँ, कब और किस रूप में मेरी मुलाकात हुई है? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसके साथ बरसों साथ साथ गुजारा है। वे उन दोनों को बातचीत में मशगूल देखकर जाने को हुए तो हाईकमान की भर्राती हुई आवाज़ ने उन्हें जड़वत बना दिया। सत्यार्थी जी, इनसे मिलिए। ये हैं डीआर मेहता, जिन्हें हमने अपनी पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त किया है। बड़े कर्मठ और जाबाज इंसान हैं ये। इनकी मेहनत से हमारी पार्टी जल्दी ही केंद्र में अपना वर्चस्व बनाएगी। सत्यार्थी जी को उसे देख अचानक दिमाग में धानीराम मिसिर का चेहरा कौंध गया। उन्हें लगा कि जैसे वह अंधेरे में चलते चलते अचानक किसी गहरे खड्ड में गिर गए हों और अपने चुटहिल घुटने सहला रहे हों। दरअसल वे जिस व्यक्ति की तलाश में दिल्ली आए थे वह तो कोई मेहनत मशक्कत किए बगैर ही मिल गया, जैसे उससे मिलना पूर्व निर्धारित रहा हो। अच्छा, तो यही है डीआर मेहता। सत्यार्थी जी को यकबयक बोल पड़े। उसे देख उन्हें इतना आश्चर्य शायद ही पहले किसी बात पर हुआ होगा। क्या आप मेहता जी को पहले से ही जानते हैं? हाईकमान ने सत्यार्थी जी की अचानक प्रतिक्रिया पर जिज्ञासा प्रकट की। पल भर को उनकी निगाहें डीआर मेहता से मिली। वे एकदम से हकला उठे। अरे नहीं नहीं, पर आपकी हर तरफ बड़ी तारीफ सुनी है। हाँ, अपने स्टेट में भी। डीआर मेहता की व्यंग्यात्मक दृष्टि अभी भी सत्यार्थी जी पर ही जमी हुई थी, जैसे वे कह रहे हों कि बच्चू, तुमसे मिलने के लिए ही तो मैं मौत को अंगूठा दिखाकर आया हूँ, और जब आ ही गया हूँ तो अपनी खैर मनाओ। हाई कमान ने फिर कहा, सत्यार्थी जी, मेहता जी बड़े हुनरबाज और तजुर्बेदार नेता हैं, साथ में उम्र दराज भी हैं। हम तो उन्हें अपना उस्ताद मान चुके हैं। ये बताते हैं कि इनका कोई 20 सालों से सियासतदारी में दखलंदाजी रही है। गांव की राजनीति में भी इनका बड़ा अनुभव है। अच्छे वक्ता भी हैं, लोगों को बरगलाकर अपनी बात मनवा ही लेते हैं। अब देखिए,
इनकी मुझसे यह चौथी मुलाकात है और इतने कम समय में ही इन्होंने मेरा विश्वास जीत लिया है। तभी तो मैंने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आज से आप इनके सानिध्य में रहें और हर बात में इनसे मशविरा लेना न चूकें। सत्यार्थी जी के कान में खुजली होने लगी। उन्होंने पहले कान खुजलाए, फिर सिर खुजलाने लगे। आप सही फरमाते हैं, इनके हुनर, उम्र और तजुर्बे का सियासी फ़ायदा तो हम उठाएंगे ही। फिलहाल आप दोनों यहीं बैठकर आपस में गुफ्तगू करें और कल होने वाली रैली की तैयारी का जायजा भी ले लें। मैं तो चला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने। हाई कमान यकबयक उठकर चल दिए। उनके जाने के बाद सत्यार्थी जी डीआर मेहता की उपस्थिति में बिल्कुल असामान्य से होने लगे। कानों में खुजली तो पहले से ही हो रही थी, अब गर्दन के नीचे बेमौसम पसीना भी आने लगा। चूंकि एसी से हाल का तापमान सामान्य था, फिर भी वे बैठे बैठे बार बार एसी की ओर देखे जा रहे थे। डीआर मेहता ने चुटकी लेने के अंदाज में बात छड़ी। सत्यार्थी जी, अरे नहीं नहीं मंत्री जी, एसी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन कर दें। सत्यार्थी जी अपनी मनोदशा पर बमुश्किल काबू पाने की कोशिश करते हुए जबरन मुस्कुराए। आपका चेहरा मोहरा बिल्कुल हमारे प्यारे नेता धनी राम मिसिर से मिलता जुलता है। बातचीत करने और उठने बैठने का अंदाज भी उन्हीं जैसा है। डीआर मेहता ठठाकर हंसने लगे। आप भी खूब फरमाते हैं। बहरहाल यह आपकी ज़र्रा नवाजी है कि आप मुझ जैसे तुच्छ प्राणी में इतने महान समाज सेवी का अक्स देख रहे हैं। चुनांचे मैं तो धनीराम मिसिर की तरह बेमौत मरना नहीं चाहता। बहरहाल इस तुच्छ प्राणी को देशराज मेहता कहते हैं और मेरा मकसद इस देश की सियासत से ऐसे भ्रष्ट सियासतदारों का सफाया करना है जो देश सेवा का पाखंड करते हुए अपना उल्लू सीधा करते हैं। वह जब दोबारा हंसने लगे तो उन्होंने अपनी गर्दन पर उसी तरह हाथ फेरा जिस तरह धनीराम मिसिर अंबेडकर गांव के शरारती लौंडे हल्कू पासवान के चिढ़ाए जाने पर फेरा करते थे। वह यकबयक ख्यालों में खो गए। हल्कू का जिक्र आते ही वह चिंक उठे। हल्कू नाम का चोला तो हल्कू ने पहले ही उतार दिया है। अब तो हल्कू का पूरा हुलिया ही बदल गया है। उसकी आत्मा का भी परिवर्तन हो चुका है। हल्कू पासवान का कद इतना ऊंचा हो गया है कि जनता उसे पूजने लगी है। कुजात का उसका चेला भी उतर चुका है। अब जिस रूप में उसका अवतार हुआ है उसे सत्यार्थी स्वामी कहते हैं। इसलिए अब उस शख्स को भूल जाना ही उचित होगा। बेशक सत्यार्थी स्वामी राजनीतिक गलियारों से निकलकर देश भर में बड़ी ख्याति अर्जित कर चुका है। ऐसे में धनीराम मिसिर नाम का ये कीड़ा उसका क्या बिगाड़ देगा। खुद में हौसला भरते हुए सत्यार्थी स्वामी यानी सत्यार्थी जी अर्थात प्रदेश के गृह कार्य मंत्री का सिर चकराने लगा। उन्होंने डीआर मेहता के एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुना था। मैं धनीराम मिसिर की तरह बेमौत मरना नहीं चाहता, पर यह तो अपना नाम भी धनीराम मिसिर के बजाय देशराज मेहता बताता है। लेकिन है तो यह धनीराम मिसिर की ही कार्बन कापी। हाई कमान के पास से इसका बायोडाटा मंगाना ही पड़ेगा। इससे फिजूल में बात का बतंगड़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़रूरत पड़ी तो इसे फिर इसी के बेडरूम में जिंदा जला देंगे या इसे मारने की सुपारी भैरू ठाकुर को दे देंगे। सो चंद और औपचारिक बातचीत के बाद सत्यार्थी जी रैली की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने चले गए। लेकिन बीच बीच में सारे दिन डीआर मेहता उन्हें फ़ोन पर हिदायतें देता रहा। हाई कमान का हुक्म है कि उसकी हिदायतें सुनकर सत्यार्थी जी खींच उठे। सिर पर सवार धनीराम मिसिर के इस भूत का फिलहाल हम क्या करें। शाम के कोई 8 बजे वह सर्किट हाउस जाकर अपनी थकान मिटाने के लिए जैसे ही बेड पर लेटे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक से बड़बड़ा उठे। कहीं उसी हरामी के पिल्ले का भूत तो नहीं आ थमका। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो सामने ब्रजभूषण को देख हतप्रभ रह गए। यह लुच्चा भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है भूत की तरह। परंतु उसके साथ एक छैल छिवीली युवती को देख उनका गुस्सा काफूर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें गोल गोल नचाई। अरे बिरजू, यहाँ कैसे? शायद बिरजू के साथ वह जवान औरत न होती तो वह उसे दरवाजे के बाहर से ही रफा दफा कर देते। ब्रजभूषण मक्खन भाजी पर उतर आया। जी सत्यार्थी जी, हम भी तो रैली में हिस्सा लेने आए हैं।
हमने हाई कमान जी से फ़ोन पर बताया कि हम तो सत्यार्थी जी का दायां हाथ हैं, तो उन्होंने झटपट हमें बुला लिया। अरे बायां हाथ से सत्यार्थी जी क्या क्या करेंगे? आप उनका दायां हाथ ठहरे तो आप अंबेडकर नगर में क्यों हैं? आप अभी अभी राजधानी तशरीफ ले आओ। सो मैंने अगली फ्लाइट ले ली। सत्यार्थी जी ने कनखिया कर युवती की ओर देखा। ये साला बिरजू हमारे बलबूते पर हवाई जहाज से गर्लफ्रेंड को घुमाने का खर्चा अफोर्ड कर रहा है, लिहाजा वह अपना मनोभाव नियंत्रित करते हुए बात बनाने लगे। हमें तो तुमको अपने साथ ही लाना चाहिए था, क्योंकि तुम हमारे छुटभैया होने के साथ साथ हमारी पार्टी के इकलौते कर्मठ कार्यकर्ता भी तो हो। उनकी बात खत्म होने से पहले वह औरत के साथ कमरे में दाखिल हो गया। सत्यार्थी जी ने फिर कहा, गेस्ट हाउस का कोने वाला कमरा खाली है, थके मांदे हो गए, जाकर आराम कर लो, कल सवेरे साथ में बैठकर तसल्ली से बात करेंगे। तब बिरजू ने जाते हुए कहा, आपकी खिदमतदारी के लिए दिया जी को साथ लाए हैं, रात भर आपकी सेवा में लगी रहेगी। ब्रजभूषण की बात पर वह रीझ गए। इसे अपने नेता की पसंद का कितना ख्याल है। उसके जाने के बाद उन्होंने युवती की ओर देखकर जैसे ही अपने होठ पर जीभ लिसोड़ा, वह झट दरवाजा बंद कर उनकी ओर बढ़ गई। पर ब्रजभूषण के जाने के बाद वह अपनी थकान भरी खुमार उतार कर ठीक से पतिया भी नहीं पाए थे कि तभी टेलीफोन की घनघनाहट से वो झुंझुला उठे। दिया ने लेटे ही लेटे टेलीफोन का चोंगा उनके कान सड़ा दिया। हलकुआ, हम बूढ़भक बभुना बोल रहे हैं, हम कब्र से निकलकर बाहर आ गए हैं, है ना ये हैरत अंगेज बात। अब हम तुम्हारी खिदमत खातिरदारी तसल्ली बख्श करेंगे ताकि हिसाब बराबर हो सके। सत्यार्थी जी बेड पर से ही एकदम से उछलकर फर्श पर खड़े हो गए। अब तो इस बात में कतई शुबहा नहीं रहा कि डीआर मेहता ही धनीराम मिसिर है। तब उन्होंने बेड पर आश्चर्य के साथ उठ बैठी दिया से कहा, दिया मिर्जा, तनिक देखना कि कॉलर आईडी में किस नंबर से ये फ़ोन आया है। उन्हें अपनी आदत के अनुसार दिया के नाम में फेरबदल करने में देरी नहीं की। दिया को पलक झपकते फिल्मी तारिका दिया मिर्जा बना दिया। उन्होंने डीआर मेहता के मोबाइल और दिया द्वारा बताए गए टेलीफोन नंबरों से कॉलर आईडी का नंबर मिला है। सभी नंबर अलग अलग थे। फिर वह भुनभुनाने लगे, मेहता ने ज़रूर किसी दूसरे नंबर से कॉल किया होगा। बहरहाल उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सारी रात वह टहलते रहे, जबकि दिया उन्हें विस्की के पैक बना बना कर पिलाते हुए सुलाने की चेष्टा करती रही। आखिरकार कोई 2:30 बजे रात को उन्हें नींद आई। सुबह वह 10-11 के बजाय 6 बजे ही जग गए और तैयार होकर हाई कमान के चैम्बर में दस्तक दिया। पर वहाँ उन्हें डीआर मेहता के साथ पाकर हैरत में पड़ गए। वह जैसे ही इजी चेयर पर बैठे, हाई कमान भर्राई आवाज़ें बोल उठे, अरे मंत्री जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सर क्या हुआ? सत्यार्थी जी के शब्द जैसे गले में ही अटक गए। अरे ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ। सत्यार्थी जी समझ नहीं पाए कि हाई कमान सचमुच गंभीर है या किसी मजाक के मूड में है। हाई कमान एकदम से हंसने लगे। मेहता जी, काफ़ी देर से आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आपने सारी रात अपनी नींद हराम करके मेहता जी के साथ रैली को सफल बनाने के लिए जो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है, उसके फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाई कमान ने बड़ी तसल्ली से उस कागज को फाइल में सहेजा जिसमें कार्यक्रम का ब्यौरा दिया गया था। सत्यार्थी जी ने डीआर मेहता को कनखिया कर देखा और सोचने लगे, अरे मिसिर के भूत, ये कौन सा गेम खेल रहे हो? कल रात तुम कहाँ थे और हम कहाँ? हम तो तुमसे फ़ोन पर बात करने के लिए बेचैन रहे। अगर दिया की मेहरबानी नहीं होती तो 2:30 बजे के बाद भी नींद नहीं आती। पर यह बताओ कि तुम हमें हाई कमान के गुड बुक्स में क्यों लाना चाहते हो? क्या आज भी बुड़भक के बुड़भक ही हो? तुम तो हमारी शिकायत करके हाई कमान को मेरे खिलाफ भड़का भी सकते थे, पर ऐसा क्यों नहीं किया? क्या सियासतदारों के साथ सियासतदारी सीखकर कोई चाल चल रहे हो? लेकिन ये तो पक्का मान लो कि इस सियासी दांव पेच में यही हाई कमान तुम्हें 0 नंबर देकर फेल करेगा और तुम्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करेगा। मेहता ने भी मन ही मन कहा, देख हलकुआ, तुझे हम किस तरह पटकनी देते हैं। दिल्ली प्रवास के कोई सप्ताह भर बाद सत्यार्थी जी के हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही राज्य सरकार की गाड़ी ने उन्हें वहां से पिकअप कर लिया और सीधे सचिवालय के बाहर ड्रॉप किया।
सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे ही वो अपने चैम्बर में दाखिल हुए, उनकी अगवानी में वहां पहले से बैठा ब्रजभूषण बोल पड़ा, सत्यार्थी जी, आप बड़ी देरी से आए हैं, जबकि डीआर मेहता 14 मार्च से ही अंबेडकर नगर में आपके मेहमान बनकर आपकी कोठी में इंतजार कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप प्रदेश के सर्किट हाउस में ही मंत्री जी का इंतजार कर लें, तो उन्होंने कहा कि हमें हाई कमान के हिदायत के अनुसार अंबेडकर नगर में हुई तरक्की का जायजा भी तो लेना है, सो वह अंबेडकर नगर में ही आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्रजभूषण द्वारा दी गई सूचना सुनकर तो सत्यार्थी जी के होश ही फाख्ता हो गए। उनका सिर चकराने लगा, क्योंकि जहां तक उन्हें अच्छी तरह याद है, 14 मार्च को डीआर मेहता उन्हीं के साथ दिल्ली में था। उन्होंने फौरन अपने पर्सनल सेक्रेटरी श्रीवास्तव को बुला भेजा। श्रीवास्तव, मुझे ये बताओ कि 14 मार्च को मैं किस किस मीटिंग में बिजी था और किस किस आदमी से मिला था। श्रीवास्तव ने उनकी बिजनेस डायरी खंगाल डाली और उन्हें बताया कि मंत्री जी, आप उस दिन पूरे समय हाई कमान और डीआर मेहता के साथ रहे और शाम को मीडिया से रूबरू हुए थे, जहां आपने रैली के सफल होने पर अपनी खुशी का इजहार किया था, जबकि हाई कमान ने रैली की सफलता का क्रेडिट आपकी बजाय मेहता को दिया था। सत्यार्थी जी बौखला उठे। अरे डीआर मेहता कोई सचमुच भूत तो नहीं है? आखिर एक ही आदमी दो जगह कैसे मौजूद रह सकता है? उन्होंने ब्रजभूषण से आदेशात्मक लहजे में कहा, बिरजू, अब तनिक भी देरी मत करो, हमें फटाफट अंबेडकर नगर ले चलो, मामला बड़ा संगीन होता जा रहा है। ब्रजभूषण उनकी चिंता को ठंडा करते हुए बोल पड़ा, हल्कू भैया, हम सुन रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, और देखिए कि 10-11 बरस पहले जिस मिसिर की हम जने बढ़ी चढ़ाए थे, वो भी हमारे ही जवार में। सत्यार्थी जी उसके द्वारा अपने पुराने नाम हल्कू से संबोधित किए जाने पर उसे आवेश में घूरते हुए अपने होठ भींच लिए। हाँ, अब इतिहास उसी मिसिर के दोबारा जलाए जाने की घटना को फिर दोहराएगा। अब की बार देखना, इस बाभन को इस बुरी तरह जलाकर राख कर देंगे कि उसका भूत भी हमसे भय खाकर कोसों दूर भागने लगेगा। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि शिकार हमारा मेहमान बनकर खुद हमारे पिंजरे में कैद होने आ गया है। अपनी कोठी में कदम रखते हुए उन्हें जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें अचंभा हो रहा था कि उनका पेट डॉग टॉमी उनके आगे कूदकर उनसे लिपटते हुए उनकी अगवानी करने क्यों नहीं आया। इस बारे में जब ब्रजभूषण से पूछा तो वह कुछ भी नहीं बता सका। अरे हल्कू भैया, जब हम यहाँ से प्रदेश की राजधानी के लिए कूच किए थे, तो तब तक तो टॉमी बालकनी में ही उछल कूद मचा रहा था। वह फिर ब्रजभूषण खिसियाकर घूरने लगे। अब ये हल्कू भैया क्या लगा रखा है? कभी हम थे तुम्हारे हल्कू भैया, आज हम बड़े सियासतदार हैं। देश के मेठ नेताओं में हमारी गिनती होती है और प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। वह घिघियाकर हंसने लगा तो उन्होंने नौकर को बुलाकर उससे कहा, मालकिन कहाँ है? उत्तर मिला, शहर अपने मायके गई हैं। हमें कुछ बताए बिना उनकी भौहें तन गई। नौकर ने फुसफुसा कर कहा, मालकिन वो मेहमान खाने में आए भूत से खौफ खाकर मायके भाग गई हैं। कह रही थी कि ये तो धनीराम मिसिर का भूत है। फिर बोले, हमारा टॉमी कहाँ गया है? नौकर ने कहा, वो तो भूत के साथ कमरे में है। सत्यार्थी जी आपे से बाहर हो गए। भूत भात कुछ भी नहीं होता है, ये तो बामनों द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास है। फिर कान खुजलाने लगे। उन्हें बरसों पहले की अपनी बात याद आ गई, जबकि उन्होंने धनीराम मिसिर को सपरिवार फूंकने तापने के पहले गांव वालों को उनके खिलाफ भड़काया था कि ब्राह्मणों ने ऐसे सारे अंधविश्वास अपना उल्लू सीधा करने के लिए फैला रखा है। पर डीआर मेहता के अवतरण के बाद तो उन्हें भी थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा है कि भूतों का भी अस्तित्व होता है। उसके बाद वे तेजी से चलकर मेहमान खाने में आ गए, पर वह एकदम से भय से सिहर उठे। सामने कुर्सी पर बैठे डीआर मेहता ने ठीक वैसा ही हुलिया बना रखा था जैसा कि धनीराम मिसिर का हुलिया अपने धोती कुर्ते के पहनावे में हुआ करता था। इन्होंने भी मिसिर की भांति माथे पर वैष्णव जैसा तिलक लगा रखा था। सत्यार्थी जी बिफर उठे। मेहता जी, आप क्या समझते हैं कि हम आपको पहचानने में गलती कर रहे हैं? अरे अब धनीराम मिसिर ही हैं। बेकार में डीआर मेहता बनने की नौटंकी खेलना बंद कर दो और ये बताओ कि तुम्हारी मर्जी क्या है।
डी.आर. मेहता सकपका गए। अरे सत्यार्थी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कौन धनीराम मिसिर और कैसी नौटंकी? हम तो बस जीते जागते डी.आर. मेहता हैं और हम हाई कमान के कहने पर ही यहाँ आए हैं। आप हमें समझने में कोई गलती क्यों कर रहे हैं? आप हमारी इंसल्ट करके अपने हाई कमान की इंसल्ट कर रहे हैं। देखिए, आपके मिसबिहेवियर के बारे में हम हाई कमान को बता देंगे। आपको पता ही है कि उनकी नज़र में हमारी क्या इज्जत है। तब सत्यार्थी जी खुद को नियंत्रित करते हुए नरम हो गए। देखिए, आप भले ही डी.आर. मेहता हैं, पर आप अपनी बातचीत के दौरान हमें पुख्ता सबूत दे चुके हैं कि आप धनीराम मिसिर ही हैं और आप हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। डी.आर. मेहता व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ बोले, देखिए सत्यार्थी जी, ऐसी फिजूल बातों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें तो हाईकमान ने आपके अंबेडकर नगर में इसलिए भेजा है कि हम इस बात का पता लगा सकें कि अंबेडकर नगर में ऐसी क्या बात है कि राज्य सरकार इसे एक आदर्श नगर घोषित करने जा रही है। देखिए, अगर मैंने इसके बारे में अच्छी रिपोर्ट सरकार को दी तो इसका श्रेय आपको जाएगा। हाई कमान की नज़र में आपकी और इज्जत बढ़ जाएगी। हो सकता है कि आपको केंद्र में बुला लिया जाए और आम चुनाव में आपकी पार्टी जीतकर आपको कोई जिम्मेदार मंत्रालय सौंप दिया जाए। उनके मुंह से अपने हित की बात सुनकर सत्यार्थी जी की बौखलाहट एकदम से ठंडी पड़ गई। सोचने लगे कि जिस आदमी को हमने सपरिवार मारने की साजिश रची थी और यह समझ रहे थे कि वह परलोक सिधार चुका होगा, वो आज हमारे सामने हमारे ही हित के बारे में क्यों सोच रहा है। उन्होंने अपना तेवर बदला। मेहता जी, जब से आप चर्चा में आए हैं और आप हमारे धनीराम मिसिर के हम शक्ल के रूप में पहचाने जाने लगे हैं, तब से हमारी मति फिर गई है। ये समझ लीजिए कि हमारी हालत पागलों जैसी हो गई है और हमें दिन में ही भूत प्रेत नजर आने लगे हैं। हमारे मोहल्ले का बच्चा बच्चा आपको धनीराम मिसिर का भूत समझता है। आप बाहर निकलकर खुद जायजा ले लें। लोग बाग हमारी कोठी को घेरे हुए हैं, बस ये देखना चाहते हैं कि असल में भूत दिखता कैसा है। हमें तो समझ में आ गया है कि आप अपने परिवार के साथ उस दिन उस अग्निकांड से किसी तरह बच निकल गए होंगे, पर हम ये जानना चाहते हैं कि जब सारी दुनिया आपको मरा हुआ मान चुकी है तो आप फिर क्यों प्रकट हो गए। आपको जिंदा देखकर सारे मुसाहर बौखला रहे हैं। हमें तो लगता है कि आप फिर मुसीबत में फंस गए हैं और आपका यहाँ से बच निकलना नामुमकिन है। डी.आर. मेहता मुस्कुराने लगे। अरे हल्कू बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा ही होता है। खैर, इस समय तुम ही हमारे खुदा हो। तुम न केवल हमें इस इलाके से सुरक्षित निकालोगे, बल्कि अपनी चहेती जनता के बीच हमें ले भी जाओगे और उनसे कहोगे कि मैं धनीराम मिसिर नहीं हूँ, वरना तुम तो जानते ही हो हाई कमान के कितना करीब हूँ मैं। सत्यार्थी जी ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए खामोशी से अपना सिर झुका लिया। उस शाम अंबेडकर नगर में एक आम जनसभा बुलाई गई। मंच से माइक पर सत्यार्थी जी की आवाज़ गूंज उठी। मेरे प्रिय नगरवासियों, आज मैं आपको एक ईश्वरीय चमत्कार दिखाने जा रहा हूँ। कोई 11 साल पहले इसी इलाके में जनता के मसीहा श्री धनीराम मिसिर जी की एक भीषण अग्निकांड में सपरिवार मौत हो गई थी। हम सबके वह कितने खैरख्वाह थे, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस विशाल अंबेडकर नगर की नींव उन्होंने ही डाली थी। बहरहाल, अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश कर रहा हूँ जिसे आप देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि यह शख्स उन्हीं महान जनसेवक मिसिर जी का हम शक्ल है। मुझे यह भी बताने में बड़ा फख्र हो रहा है कि डी.आर. मेहता नामक यह शख्स धनीराम मिसिर की तरह ही मानवतावादी और समाजसेवी है। हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे हाईकमान ने इन्हें हमारी ही पार्टी का प्रवक्ता बनाया है। अभी अभी देश की राजधानी में हुई हमारी रैली की सफलता का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। बस ये समझ लीजिए कि मेहता जी पारस पत्थर हैं और जिस चीज़ को छू लें वह सोना बन जाएगी। अब इनके बदौलत हमारी पार्टी की भी किस्मत चमकने वाली है और इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि अगले साल के आम चुनाव में केंद्र में हमारी ही सरकार बनेगी। तत्पश्चात जो ही सत्यार्थी ने डी.आर. मेहता के दोनों हाथ पकड़कर मंच पर खड़ा किया, तालियों की गड़गड़ाहट और डी.आर. मेहता की जय जयकार से सारा माहौल गूंज उठा।
फिर लोगों में बदकहियों का बाजार भी गर्म हो गया। अरे, ये तो साक्षात धनीराम मिसिर के अवतार हैं। सचमुच ऐसा चमत्कार तो बस देखा सुना था, पर आज यकीन भी हो गया। हूबहू मिसिर जी की तरह ही दिखते हैं। अरे, ये आंखों का धोखा नहीं, चमत्कार है। और ऊपर वाला भी कैसे कैसे नायाब करिश्मा करता है। हाँ, हम सबको इनसे मिलकर बतियाना चाहिए। देखें, बात व्यवहार में भी ये मिसिर जी जैसे ही लगते हैं या ये सत्यार्थी जी की कोई नौटंकी है। हाँ, जब से सत्यार्थी जी स्वामी बड़े नेता बन गए हैं, ये ऐसी नौटंकी कई बार खेल चुके हैं। अरे, भिक्खू चच्चा को बुलाओ, लखई बाबा, लल्लन ताऊ और सारे बुजुर्गों को बुलाओ जिन्होंने धनीराम मिसिर के साथ लंबा समय गुजारा है। और वे लोग ही बताएंगे कि डी.आर. मेहता मिसिर जी से कितना मिलते जुलते हैं। बड़े बुजुर्गों से मुलाकात के बाद जब अगली सुबह डी.आर. मेहता अंबेडकर नगर से राजधानी को रुखसत हुए तो भिक्खू चच्चा उसी शाम लखई और लल्लन के साथ सत्यार्थी जी की कोठी पर आ थमके। जिस भिक्खू चच्चा ने सत्यार्थी जी को गोद में खिलाया था, उन्होंने आते ही सत्यार्थी जी के कान पकड़ लिए। हल्कू, अब हमारी आंख में कितना धूल झोंकोगे? धनीराम मिसिर को डी.आर. मेहता का हमशक्ल बताकर जनता में क्या संदेश भेजना चाहते हो? सत्यार्थी जी अपना कान छुड़ाते हुए हंसने लगे। अरे चच्चा, हमें भी पहले डी.आर. मेहता को देखकर यकीन हो गया था कि वह धनीराम मिसिर ही है, पर जब हमने बड़े पैमाने पर छानबीन की, लोगों से पूछताछ की और हाई कमान के पास जाकर उसका बायोडेटा देखा, तब हमें जाकर विश्वास हुआ कि इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। डी.आर. मेहता ही क्या, हमारा, आपका और सबका हमशक्ल मौजूद है। चांस की बात है कि मिसिर का हमशक्ल हमें अपने आसपास ही मिल गया। अभी वह अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाए थे कि उनका मोबाइल घनघना उठा। उधर से हाई कमान थे। सत्यार्थी जी, आप कहाँ हैं? हमने आपको आपके पर्सनल सेक्रेटरी के मार्फत एक मैसेज भिजवाया था, पर हमें तो अपने नालायक पर्सनल सेक्रेटरी श्रीवास्तव से कोई मैसेज नहीं मिला। उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अरे भाई, परसों मैंने रैली के सफल होने पर एक ग्रांट पार्टी दी थी। हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता उसमें शामिल हुए थे। हाँ, डी.आर. मेहता जी भी तभी से पूरे 3 दिन हमारे सहयोगी रहे और अभी भी वो हमारे साथ हैं। बस आपकी कमी खल रही थी। हाई कमान एक सांस से बोल गए। अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेहता साहब तो सुबह तक हमारे साथ ही थे और आज सुबह वो यहाँ से रवाना हुए हैं। फिर वो आपके पैसे पास कैसे हो सकते हैं? सत्यार्थी जी के सीने पर जहरीला सांप लौटने लगा, जबकि पास बैठे भिक्खू, लल्लन और लखई उनके बीच बातचीत सुनकर हैरत के समंदर में गोते लगा रहे थे। सत्यार्थी जी, आप फिजूल में मजाक कर रहे हैं। यह भाई कोई टाइम है मजाक करने का? उन्होंने बातचीत बंद कर दी। सत्यार्थी जी भिक्खू को देखते हुए डूबती आवाज में बड़बड़ा उठे। लो, अब धनीराम मिसिर का यह दूसरा हमशक्ल भी पैदा हो गया। उन्हें कशी सी आने लगी। जब तक भिक्खू, लल्लन और लखई उन्हें कुर्सी से नीचे लुढ़कते उठाते और सोफे पर लिटाने की युक्ति करते, वह पूरी तरह बेहोश हो चुके थे। दरअसल हाई कमान की बात सुनकर ही उन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। 2 हमशक्ल के होने की खबर ने उन्हें इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया था कि धनीराम मिसिर प्रेत बनकर उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। पूरे 7 महीने तक वह अस्पताल में कोमा में रहे। जब वह अस्पताल से छूटे तो उनकी कोठी में उनका हालचाल लेने हाई कमान पहुंचे, देशराज मेहता और उनके जवान बेटे दीपराज मेहता के साथ। सत्यार्थी जी देशराज मेहता को अपने बेटे के साथ देखकर बेहद ताज्जुब में पड़ गए। तो क्या देशराज मेहता का भी एक हमशक्ल है? हाई कमान ने सिरे लाया। आपके बीमार होने के बाद मेहता जी का बेटा ही आपके मंत्रालय का कार्यवाहक मंत्री है। इन्होंने विधानसभा की खाली सीट जीतकर विधानसभा में एंट्री की है। ये काम भी बढ़िया कर रहे हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर दिल्ली चलिए और ये कोठी डी.आर. मेहता जी को गिफ्ट कर दीजिए। ये आपके अंबेडकर नगर के विकास का मामला देखेंगे और अपने बेटे को स्टेट का गृह मंत्रालय चलाने और हमारी पार्टी को जरूरी मशवरा देने का अहम काम भी करेंगे। आप हमारे साथ केंद्र में हमारे साथ रहेंगे।
हाई कमान के इस निर्णय पर सत्यार्थी जी बदहवास से हो गए। सोचने लगे यह सब हुआ कैसे। कुछ देर बाद वो डी आर मेहता को अपने कमरे में ले गए और अपना मुंह उसके कान में डाल दिया। धनीराम मिसिर, अब यह बताओ कि ये जो तुम्हारा बेटा है, ये तो वही तुम्हारा बेटा बड़कू है ना, लेकिन ये बड़ा होकर तुम्हारी कार्बन कापी कैसे बन गया? इसी का तो फायदा हम उठाए हल्कुआ। अब देखो सियासतदारी में हम तुमसे अव्वल निकले कि नहीं। हाई कमान ने भी तुम्हें स्टेट की राजनीति से बाहर कर दिया। देखना केंद्र की राजनीति में भी हम तुम्हें जल्दी ही पटखनी देने वाले हैं। तुम्हारा हम पत्ता साफ कर देंगे, समझे? डी आर मेहता ने आंखें तरेरी। वो तो हम देख लेंगे बुड़भक बभना, क्योंकि हम भी आधे बाभन हैं। हमारी माई कलौतिया का टांका एक बाभन से भिड़ा था और हम उसी की संतान हैं। हमारा रियल बाप तो इम्पोर्टेंट था, जानते हो। दोगली संतान की दोगली चाल भी होती है। अब एक पूरा ब्राह्मण एक आधे ब्राह्मण से भिड़ेगा। उन्होंने अपनी मूंछ पर ताव दिया। डी आर मेहता उसकी इस सूचना पर हक्का बक्का रह गया। सत्यार्थी जी फिर बोल पड़े, अच्छा बाभन देवता, ये बताओ कि जिस दिन हम सभी मुसहर मिलकर तुम्हें तुम्हारी ही कोठरी में जिंदा जलाए थे, उस अग्निकांड से तुम बच कैसे गए? वो बिरजू की मदद से हम भाग निकले थे। इस बिरजू यानी ब्रजभूषण से बच कर रहना ये एक नंबर का धोखेबाज है। ये तो शुरू से ही तुम्हारे साथ डबल खेल खेलता रहा है। देखो कहीं ये भी तो आधा ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इसकी माई भी ऐसे ही खेतों में निराई गुड़ाई करने जाती थी, जिनके मालिक लंपट बाभन हुआ करते थे। अपने कर्म से तो यह पूरी तरह दोगला लगता है। डी आर मेहता की फुसफुसाहट सुनकर सत्यार्थी जी माथा पकड़कर बैठ गए। दोस्तों, मेरी यह कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी का वाचन सुनने के बाद आप खो से गए होंगे। सोच रहे होंगे कि इस कहानी में यथार्थ भी है और थोड़ी सी फैंटेसी भी। आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।